हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत को 1839 में मैथियास जैकब चिल्ड्रेन और थियोडोर सचवान द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया था। रुडोल्फ वर्चू ने सबसे पहले यह समझाया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से बनती है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है और यह किसी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। एंटन वॉन लीवेनहुक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा और उसका वर्णन किया था। सेल ऑर्गेनेली एंड देयर फंक्शंस। न्यूक्लियस डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, इसमें क्रोमोसोम और डीएनए मौजूद होते हैं। यह कोशिका के मेटाबॉलिज्म और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, और इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। गोल्गी बॉडी कोशिका में स्राव के लिए प्रोटीन को संशोधित करना, छांटना और पैक करना, प्रोटीन का परिवहन करना गोल्गी बॉडी में होता है। राइबोसोम, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस, ये साइट है प्रोटीन सिंथेसिस का। वैक्यूल्स में खाली जगह, एम्प्टी स्पेस। कोशिका के अंग और उनके कार्य। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह लिपिड की 2 लेयरों से मिलकर बना होता है जो सेमी परमिएबल होती है। स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से इसे गुजरते हैं। साइटोप्लाज्म, यह एक जेली जैसा पदार्थ है, तरल पदार्थ है जो कोशिका को भरता है और इसमें ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन फोल्डिंग से जुड़ी होती है। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉयड हार्मोन के उत्पादन और स्राव में मदद करती है। यह फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल जैसे आवश्यक लिपिड के संश्लेषण और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी कार्य करता है। क्लोरोप्लास्ट, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण करता है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन करता है। सेल वॉल, यह 3 परतों वाली संरचना है जो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इसमें लिग्निन, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और सेलुलोज होती है और इसकी मोटाई 70 एंगस्ट्रॉम होती है। लाइसोसोम, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग कहा जाता है। यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरी गोलाकार थैलियाँ हैं जिनमें एसिड फॉस्फेटेज मुख्य एंजाइम होता है। न्यूक्लियोलस, यह आरएनए का संश्लेषण करती है और राइबोसोम व प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यह न्यूक्लियस की रक्षा करती है और न्यूक्लियस के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का ट्रांसफर करती है। क्रोमैटिन, यह न्यूक्लियस और सेल के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को संचित करती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट और कोशिका को गति प्रदान करता है। साथ ही कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम को हिलाने में मदद करता है। सूक्ष्म तंतु, ये एक्टिन से बने छोटे रेशे हैं जो कोशिका झिल्ली के अंदर से जुड़े होते हैं और कोशिका को सहारा और आकार देते हैं। सेंट्रोसोम, ये सूक्ष्म नलिकाओं को व्यवस्थित करते हैं और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर। प्रोकैरियोटिक सेल, ये आमतौर पर एक कोशिकीय होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं जिनका आकार 0.1 से 5 माइक्रोमीटर होता है। इसमें कोशिका विभाजन बाइनरी फिजन द्वारा होता है। सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं। इसमें 78 राइबोसोम पाया जाता है।
उदाहरण के लिए आर्किया बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया शामिल है। यूकैरियोटिक सेल ये मल्टीसेलुलर होता है। इसका आकार अपेक्षाकृत बड़ा 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है और इसकी कोशिका माइटोसिस विभाजन द्वारा होता है। हर सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। इसमें ATS राइबोसोम पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर पौधे, कवक और प्रोटोजोआ जानवर आते हैं। सेल साइकिल कोशिका चक्र वह घटनाक्रम है जिसके द्वारा एक कोशिका अपने जीनोम DNA की प्रतिलिपि बनाती है, अन्य घटकों का संश्लेषण करती है और अंततः विभाजित होकर 2 डॉटर सेल्स का निर्माण करती है। कोशिका का जीवन चक्र मुख्य रूप से 2 चरणों में विभाजित होती है, इंटरफेज और माइटोसिस। इंटरफेज नॉन डिवाइडिंग पीरियड यह वह चरण है जिसमें कोशिका आकार में बढ़ती है और विभाजन की तैयारी के लिए DNA रेप्लिकेशन करती है। इसके 3 उपचरण हैं। प्रथम अंतराल चरण G1 फेज। इस चरण में कोशिका आकार और आयतन में वृद्धि करती है। कभी कभी कोशिकाएं चक्र से बाहर निकलकर एक स्थिर चरण में चली जाती है, इसे विश्राम चरण यानी G0 कहा जाता है। संश्लेषण चरण S फेज। यहाँ गुणसूत्र क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन होती है, इससे DNA की समान प्रतियां बनती है। द्वितीय अंतराल चरण G2 फेज। यह चरण कोशिका विभाजन के लिए वृद्धि और तैयारी का अंतिम चरण है। माइटोसिस डिवाइडिंग पीरियड। माइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका अपने गुणसूत्रों की प्रतिकृति बनाती है और उन्हें अलग करके 2 समान न्यूक्लियाई बनाती है जो कोशिका विभाजन के लिए तैयार होते हैं। माइटोसिस में 4 चरण होते हैं, जिसमें से प्रोफेज में प्रतिकृति क्रोमैटिन कसकर कुंडलित हो जाते हैं और सूक्ष्मदर्शी में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। And each of the original 46 chromosomes called a chromatid at this stage. माइटोसिस के चरण मेटाफेज। इस चरण में क्रोमैटिड्स स्पिंडल के केंद्र में अपने सेंट्रोमियर्स के माध्यम से व्यवस्थित हो जाते हैं। एनाफेज। इस चरण में सेंट्रोमियर्स अलग हो जाते हैं और प्रत्येक सिस्टर क्रोमैटिड का एक जोड़ा, जिसे अब फिर से गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है, स्पिंडल के प्रत्येक छोर की ओर चला जाता है। जैसे जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटे होते हैं यह विभाजन होता है। टीलोफेज। इस चरण में माइटोटिक स्पिंडल गायब हो जाते हैं और गुणसूत्र कुंडलित हो अनकॉइल हो जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप फिर से बन जाता है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, जिसमें कोशिका द्रव्य, कोशिकांग और प्लाज्मा झिल्ली विभाजित होकर के 2 समान संतति कोशिकाएं बनाती है। टिश्यू ऊतक। टिश्यू समान संरचना वाली सेल का एक समूह है सेल्स का, जो एक यूनिट के रूप में कार्य करता है। कोशिकाओं के बीच के रिक्त स्थान को एक निर्जीव पदार्थ भरता है, जिसे अंतरकोशिकीय मैट्रिक्स यानी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ऊतक के 4 प्रकार हैं: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, इसका मुख्य काम है सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और उत्सर्जन है, एक्सक्रीशन है। यह ऊतकों को घर्षण और चोट से बचाता है और शरीर की गुहाओं के बीच रसायन के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। मस्कुलर टिश्यू, यह अंगों की गति और चलन में सहायक होता है, साथ ही यह रासायनिक और यांत्रिक तनाव से सुरक्षा प्रदान करता है। कनेक्टिव टिश्यू, यह शरीर के अंगों को जोड़ने, सहारा देने, सुरक्षा, भंडारण और परिवहन का कार्य करता है। ये कोशिकाएं ऐसे पदार्थ मैट्रिक्स का स्राव करता है जो कोशिकाओं और रेशों के बीच जमा हो जाता है। इसका प्रतिरक्षात्मक कार्य भी होता है, जैसे बैक्टीरिया को नष्ट करना और एंटीबॉडी बनाना। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, यह तंत्रिका आवेगों, नर्व इम्पल्स के संचरण के माध्यम से मनुष्य शरीर पर नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। नवजात शिशु में एडिपोज टिश्यू की क्रिया को अन्य नाम से जानते हैं, जिसे ब्राउन फैट कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट.